ये रहा पहला प्रश्न। हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिए गए होंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हमको देखना होगा, अच्छे से पढ़ेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये भाई इस सवाल को अपन देख लेते हैं। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कह रहा है वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वन इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। लो भाई, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, ए इज ट्रू, बी इज नॉट ट्रू, ए इज नॉट ट्रू, बी इज ट्रू। ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। अगर हम वन की बात करें तो जो वन होता है वो नाइदर प्राइम, ना तो ये प्राइम नंबर है और नॉर कंपोजिट, ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है भाई, प्राइम और कंपोजिट में हमको अंतर भी पता है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, या तो एक या वो स्वयं खुद ही नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, या तो स्वयं से डिवाइड होगा, और वन तो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, तो वो तो क्या हो गए? प्राइम नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ए ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट आपका या पहला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेचुरल नंबर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह आपके सामने है। वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या वन सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है? बिल्कुल सही बात है, पहला एकदम सही है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जो प्रत्येक गुणनखंड होते हैं संख्या के, वो उस संख्या के पूर्ण भाजक होते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। ठीक है, आपसे पूछा है नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है? तीसरा वाला भी सत्य है, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल की बात करें अपन, तो मल्टीपल क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। चौथा स्टेटमेंट है वन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी हमने देखा कि वन तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो आपका कौन सा वाला गलत हो जाएगा? ओनली डी। यहां पर कौन सा गलत है? ओनली डी। हमें सवाल में बस ये देखना है स्टेटमेंट में ट्रू या नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा है तो हमें पता ही है डी ऑप्शन है आपका, जो कि सही नहीं है। अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कौन सा होता है? टू होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? टू होता है। और ये इकलौता ओनली इवन, ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा और कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़िए। स्टेटमेंट का सवाल है, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। क्या लिखा है? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। जबकि अभी हमने देखा कि जो दो है वो एक इवन नंबर है, और वहां से शुरुआत होती है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? टू, फिर थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन, इस तरीके से चलता चला जाता है। ठीक है, और प्राइम नंबर्स क्या हैं? इनफाइनाइट हैं। कंपोजिट नंबर क्या है? इनफाइनाइट हैं। ये भी याद रखिएगा। तो हम देख पा रहे हैं ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। ये गलत हो रहा है स्टेटमेंट, क्योंकि हमको कौन सा देखना है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। पूछ रहा है कौन सा सत्य है। दूसरा अगर देख रहे हैं, देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। जबकि हमने यहां पे क्या लिखे हैं? 2, 3, 5, 7। इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11, 13, 17, 19, और ऐसे ये चलते चले जाते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि सिंगल डिजिट के तो केवल 4 ही प्राइम नंबर है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या है? गलत हो गया। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स, ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। चौथे पे आते हैं, प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ये भी सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। जैसा कि आपको कहा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वन और इटसेल्फ। ठीक है, वो फैक्टर्स क्या होते हैं? वन और इटसेल्फ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सब बच्चों का सी आ रहा है? ठीक है,
दोनों पेपरों के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एक क्लास है, इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, दोनों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ये आपका स्टेटमेंट के ही सवाल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, ये तो गलत हो गया। सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, तो 2 क्या है भाई, 2 तो एक इवन नंबर है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, ये सही है क्योंकि इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हैज 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर के 2। अच्छा, नॉट करेक्ट, तो यही सही हो गया, पहला वाला ही सही है, नॉट करेक्ट। ये भी, ये देखो, ये वाला भी सही है, ये भी सही है। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, वो कौन कौन से थे, 2, 3, 5 और 7। अगर नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर, चलो अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स। पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं या है। अब देखो, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ द नंबर्स। क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बताओ, देखते हैं क्या आंसर होगा आपका। बिल्कुल, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए क्लास है। इस तरह के सवाल पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आए थे। आज की क्लास में हम स्टेटमेंट वाले सवाल देख रहे हैं जो आपके नंबर सिस्टम से पूछे गए, चाहे वो पेपर 1 हो, 5th क्लास का मैथ हो, चाहे वो 6th 7th क्लास का मैथ हो, क्योंकि वो लगभग लगभग तीनों क्लासेस में एक जैसा ही होता है। ठीक है, बताइए क्या पहला सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है आपको, दूसरा स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। अब देखो क्या है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर, ये लिखा है दोनों के दोनों सही हैं, दोनों सही नहीं है, पहला सही है दूसरा सही नहीं है, या पहला सही नहीं है दूसरा सही है। अब ये देखिए कौन सा होगा। अगर हम इसकी बात करें, यहां पे ये जो ऑलवेज लिखा है ना, बस इसने गड़बड़ कर दी। अगर ये ऑलवेज नहीं लिखा होता ना तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक थे। अगर ऑलवेज की जगह अगर कैन बी लिखा होता, कैन बी, हो सकता है, अगर तो कैन बी लिखा होता तो आप बोलते कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहां ऑलवेज लिख दिया, उसकी वजह से बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। बी ऑप्शन आपका सही है। दोनों ही गलत स्टेटमेंट हैं ऑलवेज की वजह से। जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अगर हम 2 संख्याओं का प्रोडक्ट करें, वो हमेशा ज्यादा होता है या बराबर होता है संख्याओं से। आप एक बात बताओ, एक नेगेटिव इंटीजर ले लो, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, अगर हम एक नेगेटिव ले लें या एक पॉजिटिव ले लें तो आप बात देखना फिर क्या होगा। जैसे मान लो अपन बोलें 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6। सही बात है, ये बड़ा है 2 और 3 से, तो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू दैट ऑफ द नंबर। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लें, अगर एक 2 ले लें और एक नेगेटिव ले लें तो कितना आएगा, -6। और आपको पता है माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटी वैल्यू रखता है, तो ये तो छोटा नंबर हो गया इन दोनों से, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। वही चीज यहां पे लागू हो रही है, वही चीज यहां पे लागू हो रही है कि अगर हम 1 के साथ 2 संख्याओं का पॉजिटिव करें, एक 1 प्लस और एक नेगेटिव ले लें तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर के साथ ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। अगर ऑलवेज की जगह, जैसे ऑलवेज लिखा था, उस ऑलवेज की जगह अगर कैन भी लिखा होता ना तो आप 100% वो सही होते दोनों जवाब। अब आते हैं इस स्टेटमेंट को देखते हैं, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। इसमें देखो कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट आपको दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी ट्रू, निम्नलिखित में से किसका सत्य होना आवश्यक नहीं है। क्या लिखा है, हिंदी में पढ़िए, निम्न में से किसका सत्य होना आवश्यक नहीं है। पहला आपका ऑप्शन क्या है, 0 इज द ओनली इंटीजर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। 0 ही या 0 ही केवल ऐसा पूर्णांक है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। अब पहली बात तो ये योज्य प्रतिलोम होता क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर 2 संख्याओं को हम जोड़ें, उनके जोड़ने से जब 0 बन जाए तो वो उसके एडिटिव इनवर्स कहलाता है। मतलब वो संख्या, जैसे अगर मैं बोलूं a है तो a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a,
और अगर माइनस ए है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए। क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यही होता है एडिटिव इनवर्स। एक टर्म हम और पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स, जिसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। इसका मतलब ए का होगा 1/a, और अगर 1/a है तो उसका हो जाएगा ए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या वैल्यू देगा, यूनिट वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। अब बात करते हैं, देखो जीरो इज द ओनली इंटीजर जो कि खुद का ही, बिल्कुल सही बात है, जीरो को जीरो के साथ जोड़ोगे तो 0 ही मिलेगा। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और आपसे कहा गया है निम्न में से किसका सत्य होना आवश्यक नहीं है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है टू ऐड टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन, मतलब दो विपरीत चिन्हों वाले पूर्णांकों को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड असाइन साइन ऑफ द इंटीजर विथ लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर दो विपरीत चिन्हों वाले पूर्णांकों को जोड़ने के लिए हमें उनके संख्यात्मक मानों का अंतर ज्ञात करके उनमें बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाना पड़ता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है आपका दूसरा? मान लीजिए कोई दो नंबर अगर हम ले रहे हैं, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 2, और उसके साथ हमने ऐड किया, एक तो प्लस है और एक नेगेटिव है, तो आएगा क्या, 1 आएगा। लेकिन बड़े नंबर पे अगर माइनस का साइन है तो माइनस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे। टू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड असाइन द साइन ऑफ द इंटीजर विथ लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू। जो ये स्टेटमेंट था वैसे ही स्टेटमेंट है, यहां पे ऐड करना है, यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ये सही है स्टेटमेंट? बताओ, पढ़ो अच्छे से, समझो। दो पूर्णांकों को घटाने के लिए हमें उसके संख्यात्मक मानों का अंतर ज्ञात करके उनमें बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाना पड़ता है। क्या यह सही है? क्या हमेशा ऐसा होता है? मुझे बताओ। अगर मुझे घटाना है, मान लीजिए जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे मैं 2 नंबर मान रहा हूं, क्योंकि अलग अलग चिन्ह वाले हैं। यहां पे लिखा है क्या अलग अलग चिन्ह वाले? देखो, जैसे यहां पे लिखा था ना अपोजिट साइन, यहां पे क्या लिखा है, दो पूर्णांकों को घटाने के लिए। अपोजिट साइन की तो बात की नहीं है, तो स्टेटमेंट कौन सा गलत हो रहा है? कौन सा स्टेटमेंट गलत होता नजर आ रहा है? सी ऑप्शन। इसका सही होना अनिवार्य नहीं है, इसका सही होना अनिवार्य नहीं है। आखिरी स्टेटमेंट कह रहा है एवरी इंटीजर हैज अ सक्सेसर और प्रेडिसेसर। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक पूर्णांक का एक परवर्ती होता है और एक पूर्ववर्ती होता है। सक्सेसर का मतलब होता है, सक्सेसर का मतलब है +1 कर दो, और प्रेडिसेसर का मतलब है उस नंबर में से -1 कर दो। क्लियर है भाई? ये वाला समझ में नहीं आया? कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए, अगर दो नंबरों को आप देख रहे हो, जैसे मान लो 2 है और उसमें से अगर मैं -3 घटा दूं, जैसे मैंने किया माइनस और लो नेगेटिव ही नंबर उसमें से घटा रहा हूं, तो आप मुझे बताना कितना आ जाएगा? 5 है कि नहीं? आ जाएगा 5। तो मैंने दो संख्याओं को घटाया, एक नेगेटिव ले लिया तो आ गया 5। तो क्या बड़ी संख्या का साइन मिला इसको? नहीं, ये तो पॉजिटिव रहा। और इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, असाइन द साइन ऑफ द इंटीजर विद लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ऐसा हमेशा सही नहीं होगा, इसीलिए सी गलत है, इसका सही होना अनिवार्य नहीं है। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। सी ऑप्शन आपका इसमें गलत होगा और यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं। अभी बताया भाई कैसे होती हैं, 2 तो आपका इवन नंबर होता है। देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट, ये भी गलत हो रहा है भाई। देयर आर इनफाइनइटली, ये तो वही वाला हो गया, पहले सवाल कर तो रखा है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, द प्राइम नंबर्स हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ये सही है और ये सही है। देखते हैं क्या ढूंढना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर ट्रू, तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा ऑप्शन सी है, सी आंसर है इसका। ऐसा सवाल तो हमने किया था। ये सवाल अगर आप अपने ऑनलाइन पेपर्स को देखोगे, जब 2022 और 2023 ये जो ऑनलाइन पेपर आपके होते हैं, यहां पर आपके जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा।
ठीक है, उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। यहां पर यही वही सवाल है, मैं जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं 2018 से लेके 2023 तक के स्टेटमेंट के जितने भी सवाल थे जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में आए, वो सभी प्रश्नों को मैंने यहां पे रखा है, उससे पहले के भी प्रश्नों को रखा है। ठीक है, आइए इस सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अ प्राइम नंबर when added to another prime number is always gives a prime number। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? यह है सवाल आपका। एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। पहला स्टेटमेंट, क्या ऐसा होता है? यहां पे सारा खेल इसका है, सदा। ये जो लिख दिया ना ऑलवेज, बस यहां थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगा लिया करो कि ऑलवेज हमेशा ऐसा होता है क्या? बोलो बताओ, ऑलवेज ऐसा होता है क्या? हमेशा ऐसा होता है क्या? क्या ये सच में सत्य है? ये हमें समझना होगा। सेकंड ऑप्शन है, अ प्राइम नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अनदर प्राइम नंबर इज ऑलवेज गिव्स अ प्राइम नंबर। एक अभाज्य संख्या का दूसरी अभाज्य संख्या के साथ गुणा किया जाए तो सदा अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। यहां फिर वही वाली बात हो गई, हमेशा, ऑलवेज। ये भी लिख दिया ना, देखो, ऑलवेज, सदा। ठीक है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव फैक्टर्स। बताओ, इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य है? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। डी ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमसे पूछा है इस बार सही कौन सा है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। वैसे भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इनमें अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो इनमें कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि कंडीशन है। अब एक प्राइम नंबर का, जैसे मान लीजिए एक प्राइम नंबर है 3, उसका अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिलेगा? 15। 15 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, 15 आपका प्राइम नंबर तो है नहीं। जैसे आपसे कहा कि भाई एक प्राइम नंबर में दूसरा ऐड कर दो, जैसे 5 में अगर मैं 7 को जोड़ दूं, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो मिलेगा कितना? 12, और 12 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसा होगा नहीं। आइए सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सही है? सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर का सम हमेशा प्राइम नंबर होता है, ये तो गलत हो गया, गलत स्टेटमेंट। अ कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। क्या कंपोजिट नंबर ऑड नंबर हो सकते हैं? ऑड नंबर का मतलब ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड ना हो। इवन नंबर का मतलब ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड होती हो। तो क्या ये ऑड हो सकते हैं? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बिल्कुल सही, तीसरा बिल्कुल सही, दूसरा भी सही। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर तो इवन नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब आते हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। गलत। तो कौन सा सही हो गया? दूसरा और तीसरा सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी आपका बिल्कुल सही है ना? ये सवाल कितने आसान लग रहे होंगे आपको। आपको लग रहा होगा सर ये बहुत ही सिंपल से सवाल हैं, बहुत ही आसान से सवाल हैं, इन सवालों को तो हम कर लेंगे। ये जो आसान से सवाल होते हैं ना, इतने सिंपल से सवाल स्टेटमेंट वाले, इनमें हमसे गलतियां हो जाती हैं। उसी की प्रैक्टिस हम यहाँ करेंगे। ये जो क्लास रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए रहेगी, वही हमको सीखना है, वही हमें देखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, इस सवाल को देखते हैं। चलो देखते हैं इस सवाल को कितने बच्चे कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स हैज लीस्ट प्राइम नंबर? निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं? तो यहां पे आपको पता होना चाहिए भाई अभाज्य संख्याओं के बारे में। कम से कम 100 तक आपको अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। बोलो भाई, अगर हम बोले आपकी अभाज्य संख्याएं क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये है 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये 100 तक अपने प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 1 से 50 तक कितने होते हैं? 1 से लेके 50 तक आप देख पा रहे हो? 1 से लेके 50 तक कितने हैं? आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। और 50 से 100 तक कितने होते हैं? आप पढ़ के बता दोगे। 15 और 10, तो कुल मिला के 1 से लेके 100 तक टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं।
1 से लेके 100 तक आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब यहां पे पूछा गया है 20 से 40 के बीच में सबसे कम प्राइम नंबर किस में है? ऑप्शन बताइए क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। जब हमने ये पूरे 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स लिख दिए तो इसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि भाई 20 से लेके 40 तक कितने हैं, 30 से लेके 50 तक कितने हैं, 40 से लेके 60 तक कितने हैं, 60 से लेके 80 तक कितने हैं। ऑप्शन सभी बच्चों का आ रहा है ए, सबसे कम प्राइम नंबर पहले समूह में होंगे 20 से लेके 40 तक। ओके, तो इसको भाई याद रख लेना अच्छे से, ये सवाल आपके पेपर में प्राइम नंबर्स के पूछ लिए जाते हैं। अगर आप बाकी के अपने टेट के एग्जाम देखोगे ना, जैसे यूपी का टेट का एग्जाम हो गया, राजस्थान का टेट का एग्जाम हो गया, या आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के टेट का एग्जाम हो गया, तो उनको अगर जब आप देखोगे तो वहां भी प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा आप ये समझिएगा कि जैसे अगर मैं डिजिट की बात करूं, अंकों की बात करूं, तो अगर मैं आपसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछूं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को अगर हम पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूं एक अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, और सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? 7। अगर मैं 2 अंक की बात करूं, सबसे बड़ा प्राइम नंबर, सबसे छोटा हो गया 11, सबसे बड़ा हो गया 97। अगर मैं 3 अंकों की बात करूं तो बताओ भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? बोलो, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? आपको मैं बता दूं, रीट के अंदर एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। ये रीट का सवाल है, अभी आपका पिछला जो रीट का एग्जाम हुआ, और ऐसा ही सवाल यूपी टेट में आ गया। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 3 अंकों का सबसे बड़ा और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है, या उनका योग क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। 101, बहुत बढ़िया। ये बताओ भाई सबसे बड़ा कौन सा होगा? लार्जेस्ट कौन? 997, वेरी गुड, 997। ठीक है, वैसे तो आपको अभी 3 अंकों तक पूछा नहीं गया, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अगर मैं 4 अंक का बोलूं तो 4 अंक का बताओ, 4 अंक का सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? बोलो। तो इसको लिख लेना, चार्ट पे लिख लेना, ठीक है। 1001, अरे नहीं भाई, 1001 नहीं होता, 1009। क्या होता है? 1009, 1009 ये होता है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है बताओ? बिल्कुल सही, 1009 होता है सबसे बड़ा नंबर, 4 अंकों का, 9997। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो, याद है आप लोगों को, अगर सवाल आता है, क्योंकि रीट में आया है तो सीटेट में आ सकता है, पेपर 2 में आ सकता है, पेपर 1 में आ सकता है, किसी में भी पूछ सकते हैं, इस तरीके से पूछ सकते हैं। अगर आप बोल रहे हो हमने अभी देखा 1 से 100 तक कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 1 से 100 तक हो गए हमारे 25 प्राइम नंबर। अगर मैं आपको बोलूं भाई 100 से 200 तक कितने होंगे, तो होते हैं आपके 21 प्राइम नंबर। बस ये याद रखना है इनको, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला स्टेटमेंट का क्वेश्चन। देखिए इसको, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल नंबर। शायद ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, हम दोबारा देख लेते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में निम्नलिखित में से, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपसे पूछा गया, सत्य नहीं है। एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर। सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। बताओ मुझे, ऐसा होता है क्या? बच्चा कह रहा है 1001 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह संख्या 11 से कट जाएगी, इसलिए नहीं होगा। प्राइम नंबर का मतलब है संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। तो 1001 तो 11 से कटने वाली संख्या है। आइए, एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। कौन सा सत्य नहीं है? तो भाई ये तो दिख गया हमें, सत्य नहीं है। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। सभी के सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। गलत है भाई, ये भी गलत है। कंपोजिट नंबर को आप देखोगे तो देखो क्या है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, इसी तरह से चलते चले जाएंगे। मुझे बताना। तो यहां पे तो 9 भी नजर आ रहा है, 6 भी नजर आ रहा है,
ये 9 तो हो गया ऑड, तो क्या सारे के सारे इवन कंपोजिट होते हैं? तो ऑड भी दिख रहा है हमको, तो ये भी आपका गलत हो गया। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, ये तो गलत है ही है, ऑलवेज लिखा हुआ है ना तो गलत है। अब आते हैं इस पे, इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यदि इवन नंबर को 2 से भाग दिया जाए तो कोशेंट हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। ये क्या बात हुई भाई, हमेशा कोशेंट ऑड क्यों आएगा? कोशेंट इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। हाँ, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर इसमें लिखा होता ना रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर ऑलवेज 0, हमेशा 0 आएगा। रिमाइंडर तो 0 आएगा क्योंकि 2 से तो कट ही जाएगा इवन नंबर, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन हो गया, सारे के सारे गलत हैं भाई, 4 ऑप्शन गलत हैं इसमें। आओ भाई इस सवाल को देखें, क्या कह रहा है ये सवाल। द डिस्टेंस बिटवीन सीमा एंड सिराज हाउस, सीमा और सिराज के घर के दूरी कितनी है? 666.66, 666.66। विच स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन देयर हाउस इज ट्रू। सीमा और सिराज के घर के बीच की दूरी ये आपको दे रखी है, उनके घरों के बीच की दूरी के अंकों के मानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहां पर प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, अंकों के मानों के बारे में बात हो रही है। पहला ऑप्शन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 6, ये है आपका 666.66, ठीक है भाई। तो आपसे कहा गया द वैल्यू ऑफ 6 इन द 100 प्लेस इज 10 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 6 इन वंस प्लेस। आप मुझे बताओ यहां पर इस 6 की जो वैल्यू है वो इसके 10 गुना है? 10 गुना नहीं है भैया, 100 गुना है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा है क्या? ट्रू, सत्य पूछा है। अब आते हैं दूसरे पे, द वैल्यू ऑफ 6 इन द 100 प्लेस, 100th, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? TH, इसका मतलब इसकी बात हो रही है। इज 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ 6 इन द वंस प्लेस, ये भी गलत है, क्योंकि ये क्या वैल्यू होगी इसकी? 1/100 होगी। क्लियर है? तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ 6 इन द वंस प्लेस, जो वंस प्लेस का 6 है इसकी जो वैल्यू होगी 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ 6 इन द 10th प्लेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी आपका सही हो गया। आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी तो 10th वैल्यू होगी, इसकी क्या होगी? 1, तो इसकी वैल्यू इसका कितना है? 1/10 ही तो है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सब बच्चों का सी आ रहा है? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक तो आपको ये दे रखा है अंडर रूट के अंदर 0.9 बराबर लिख दिया 0.3। कोई ऐसी महान आत्मा तो नहीं है इस क्लास में जिसको लग रहा हो ये सही है? बताओ, कोई है ऐसी आत्मा जिसको लग रहा है कि सर ये सत्य है? अंडर रूट के अंदर अगर 0.9 होगा तो अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ये कितना होगा? 9/10, या मैं इसको प्रॉपर देखूं 3 का स्क्वायर है तो 3 सही अंडर रूट में 1/10, कैसे हो जाएगा ये? 0.3 तो होगा नहीं, तो पहला तो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो भाई, दूसरा, फॉर एन इंटीजर ए, पूर्णांक ए के लिए ए क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। पूर्णांक ए के लिए ए क्यूब हमेशा ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा ए स्क्वायर से। क्या ये सही है? तीसरा वाला देखिए, इफ ए स्क्वायर एंड इन 9 देन ए क्यूब एंड इन 7। यदि ए स्क्वायर के इकाई का अंक 9 है तो ए क्यूब की इकाई का अंक 7 होता है। क्या ये सत्य है? चौथा ऑप्शन पे आते हैं, ए डिवाइड्स बी, यदि बी विभाज्य है ए से तो ए क्यूब्स डिवाइड्स बी, तो बी क्यूब विभाज्य है ए क्यूब से। अब आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सत्य है। यहां पर आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है? डी ऑप्शन आपका सही है। अगर ए बी से डिवाइड हो रहा है, सॉरी, ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी क्यूब को ए क्यूब डिवाइड करेगा। ये सही बात है, ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका एकदम सच है। अगर आप इसको देखते हैं, जैसे यहां पे लिखा है ना एक इंटीजर ए, यहां पे अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लें,
धनात्मक पूर्णांक लें तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर इस स्टेटमेंट को हम देखें, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लें तो आपका स्टेटमेंट सही होगा, ए क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अगर यहां पे लिखा होता पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहां केवल इंटीजर रखा है, तो अगर मान लो मैं एक नेगेटिव ले लेता हूं, मैंने क्या ले लिया, -2। अब जरा देखना, -2 का क्यूब करो, क्या आएगा, -8, और -2 का स्क्वायर करना, कितना आएगा, 4। तो यहां पे तो बोला ए क्यूब हमेशा बड़ा होगा ए स्क्वायर से, यहां तो उल्टा हो रहा है, स्टेटमेंट गलत है। अगर इसकी बात करें, ए स्क्वायर इकाई का अंक 9 है, तो ए क्यूब की इकाई का अंक 7 होगा, गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। 7 को रख के देख लो, 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 49, 9 आ रहा है, लेकिन 7 का क्यूब करोगे तो 343 आता है, तो कितना आ रहा है, 3 आ गया। डन है भाई, है ना। चलो, अगर वही बच्चे का दिमाग चलता, बच्चा 3 अगर ले लेता कि 3 का स्क्वायर सर 9, 3 का क्यूब 27, तो देखो यहां पे आपका सही बैठ जाता, है ना। तो यहां पे जो ऑलवेज लिखा रहता है ना, ऐसा नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए भाई इस सवाल को देखते हैं। ये अगले सेट में आपसे सवाल पूछा गया, यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए स्क्वायर अगर 9 से एंड कर रहा है, इकाई का अंक 9 है, तो ए क्यूब का 7 होगा। अभी देखा हमने गलत होता है ये भी गलत है। √0.9 बराबर 0.3, ये भी गलत है। द स्क्वायर इफ अ प्राइम नंबर कैन बी एन इवन नंबर, एक अभाज्य संख्या का वर्ग एक सम संख्या हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे जो हो सकता है लिखा है ना, कैन बी, अगर यहां ऑलवेज लिखा होता तो स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाता, क्योंकि यहां पे कैन बी लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही है। यही तो हमें चेक करना है, 4 स्टेटमेंट हमें दिए होंगे, ऑप्शन कौन सा है, कौन सा सही है, सी सही है आपका। अब जैसे इसे देखो, ए स्क्वायर अगर 5 से एंड कर रहा है, इकाई का अंक अगर 5 है, तो ए क्यूब एंड करेगा 25 से। आप बोलोगे सर सही तो कह रहे हो आप, बिल्कुल सही है, कहां दिक्कत आ रही है बताओ। आप अगर बोलो सर 5 का स्क्वायर 5 और 5 का क्यूब करेंगे तो 125, कहीं ना कहीं ये सही तो लिखा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा एक काम करो, √5 ले लो, √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, और वहीं √5 का क्यूब कर देना जरा, तो क्या होगा, 5 √5। तो इसका मतलब हमेशा ये सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यही अकेला सही है। क्लियर है, यही हमें समझना है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन की पहचान कीजिए। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, इनमें से हमें सही कथन बताना है। पढ़िए अच्छे से और बताइए क्या होगा आंसर। बोलिए। क्या होगा भाई, क्या होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फॉर एनी 2 इंटीजर्स ए एंड बी, ए इंटू ब्रैकेट में माइनस में लिखा है इज ऑलवेज नेगेटिव, किन्हीं 2 पूर्णांक ए बी के लिए ए गुणा ब्रैकेट में माइनस भी सदैव ऋणात्मक होता है। दूसरे पे आते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी पॉजिटिव, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर धनात्मक नहीं हो सकता, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड है, प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर विथ अनदर नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर का दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ प्रोडक्ट करें, विल गिव एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। अगर 2 नेगेटिव इंटीजर का हम प्रोडक्ट कर दें, एक ऋणात्मक पूर्णांक का एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से गुणनफल करें, तो एक ऐसा पूर्णांक प्रदान करेगा जो दोनों पूर्णांकों से छोटा होगा। क्या ये सही है। और ये चौथा स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर विथ अ पॉजिटिव इंटीजर विल बी एन इंटीजर लेस देन 0। यही स्टेटमेंट आपका सही लग रहा है, पढ़ के भी सही लग रहा है कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर मैं मान लीजिए -2 और +3 का मल्टीप्लाई करूं तो आएगा क्या,
माइनस, और माइनस कोई भी वैल्यू आएगी वो जीरो से क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। और यहां पे लिखा हुआ है विल बी एन इंटीजर लेस देन जीरो। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। कई बच्चे इसको भी सही मान लेंगे, कई बच्चे इसे भी। मुझे पता है चारों में ही कंफ्यूजन लग रहा होगा। आपको लग रहा है सर पहला क्यों सही नहीं है, दूसरा क्यों सही नहीं है, तीसरा क्यों सही नहीं है। 100% यही लग रहा होगा, पहला क्यों सही नहीं है। आप बताओ, यहां पे दो इंटीजर हैं ए और बी, वो हमेशा नेगेटिव होंगे। अरे एक बात बताओ, अगर ए को ही तुम नेगेटिव मान लो -2, बी की जगह मान लो 3 इंटू -3, कितना हो गया 6 आ गया। तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और यहां कहा गया है दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा छोटा रहेगा। एक बात बताओ, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा रहता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो डी ऑप्शन इसका सही हुआ। आइए इस सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप ये समझिएगा, प्रेडिसेसर का मतलब होता है एक कम कर देना, सक्सेसर का मतलब होता है एक अधिक। अब इस सवाल को जब हिंदी में पढ़ेंगे तब आपको सही पढ़ने में आ रहा होगा। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, और जब इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे प्रेडिसेसर ऑफ 1000 इज 999। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 1000 का प्रेडिसेसर कितना होगा 999, और फिर उसका भी प्रेडिसेसर क्या होगा 998, और यहां पे क्या लिखा है 999। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे को पढ़िए, 1000 का प्रेडिसेसर क्या होगा 999, फिर उसका सक्सेसर क्या होगा, एक बढ़ गया 1000, तो कितना होना चाहिए था 1001। ये भी गलत है। जब हम इसे देखेंगे 1000 का प्रेडिसेसर क्या होगा 999, फिर उसका सक्सेसर 1000, यहां कितना लिखा है 1002, ये भी गलत है। 1000 का सक्सेसर अगर देखें तो 1001 होगा, और 1001 का प्रेडिसेसर एक कम कर दो। देखो सक्सेसर का मतलब +1 और प्रेडिसेसर का मतलब -1, तो कितना आ जाएगा 999, वो सॉरी 1000। तो देखो क्या वो 1000 होगा। डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरह के आपके सवाल आपके सामने आ जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को उसको जरूर देखिएगा। ये रहा आपके सामने, इसको आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैसे पहला लिखा हुआ है 2 किलोग्राम 30 ग्राम इज द सेम एज 2030 ग्राम। क्या ये सही है। आपको पता है 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, है ना। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, तो 2 का मतलब 2000 और 30 तो सही है, ये पहला सही हो गया। 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर, यही स्टेटमेंट सही नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि 1 लीटर किसके बराबर होगा 1000 मिलीलीटर के। तो यहां पे आंसर आपका क्या आना चाहिए था 3080 मिलीलीटर, जबकि लिखा कितना है 380 मिलीलीटर। बी ऑप्शन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा ग्राफिकली, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों को आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट, एवरेज, हिस्टोग्राफ। हर बच्चा बता देगा इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं। सी ऑप्शन इसका सही है। एवरेज को तो ना यूज करेंगे, पाई चार्ट को यूज करेंगे, पिक्टोग्राफ को यूज करेंगे, हिस्टोग्राफ को यूज करेंगे, लेकिन एवरेज को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। 1 मिलीलीटर इज 1/100 ऑफ 1 लीटर। अभी हमने आपको बताया 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर का मतलब है 1/1000 लीटर। क्या ये बात समझ आ रही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और वहीं 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक यूनिट्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये तो पता होगा, छोटे छोटे बच्चों को पता रहता है।
अब जैसे ये देखो, 1 मिलीलीटर इज 1/100 ऑफ 1 लीटर, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, क्या 1 लाख इसके बराबर है? आपसे पूछा है, सही नहीं है, पहला ही सही नहीं है, यही सही नहीं है, ए ऑप्शन ही आपका ठीक है। 1 लाख बराबर है 1,000 के, आपको पता है भाई 1000 10,000, तो 100,000 बराबर 1 लाख, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है आपका। 1 लाख किसके बराबर होगा? देखिए 1 लाख में कितने जीरो आते हैं? 5 जीरो। और 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? आप बोलोगे सर 7 जीरो, 7 जीरो। और यहां कितने आते हैं? 5 जीरो। बस ये याद रखिएगा। तो आपको लिखा है 1 करोड़ इज इक्वल टू द 100 लाख। 100 का मतलब 2 जीरो, लाख का मतलब 5 जीरो, तो हो गए कुल मिला के 7 जीरो, 1 करोड़ के बराबर है। ये भी सही है, ये भी सही है। 1 सेंटीमीटर इज 1/100 तो 1 मीटर, अभी लिखाया है 1 सेंटीमीटर इज 1/100 तो 1 मीटर, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं था? ए ऑप्शन सही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ वैसा ही सवाल है जैसा पिछला सवाल था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1 मीटर इज 100 ऑफ 1 किलोमीटर। 1 मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1000 मीटर। और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। तो यहां पे लिखा हुआ है 1 मीटर इज 1/100 तो 1 किलोमीटर, गलत है, पहला तो गलत हो गया। आपसे बोला गया है कौन सा कथन सही है, यहां पे विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमें करेक्ट ढूंढने। 1 लाख इज इक्वल टू द 100,000, ये करेक्ट है। 1 मिलीलीटर इज 100 तो 1 लीटर, गलत है। 1 करोड़ इज इक्वल टू द 100 लाख, ये भी सही है। मतलब दूसरा और चौथा सही है, सेकंड और फोर्थ कौन सा है? बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है।